है सीधे तौर पर आरजेडी और जेडीयू में सीधे तौर पर लड़ाई देखने को मिली है। अब ये फैसला तभी हो सकता है जब इन सीटों के नतीजे आएं। ये वो सीटें हैं जहां पर 20-30 के हेर फेर से लड़ाई चल रही है, जहां 500-600 वोटों के ऊपर नीचे से लड़ाई चल रही है, और यही सीट जो है बिहार के भावी मुख्यमंत्री को तय करने वाली हैं। ये सीटें तय करेंगी कि कौन बिहार के अंदर आने वाले वक्त में मुख्यमंत्री होगा, कौन बिहार की सत्ता पर काबिज होगा और कौन बिहार को आगे की दिशा देगा। सबसे बड़ी चीज़ आपको बता दें, बिहार के अंदर जो मौजूदा स्थिति है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो तेजस्वी यादव के नेतृत्व में आरजेडी ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। जेडीयू से लोग गुस्सा थे, जेडीयू से लोग नाराज थे, उसके बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर काफ़ी जन समर्थन जो है भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू यानी कि एनडीए को मिला है। वहीं दूसरी तरफ पूरे देश की निगाहें ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि ओवैसी पर थीं। बिहार चुनाव के अंदर ओवैसी चुनाव लड़ रहे थे, मायावती के साथ उन्होंने गठबंधन किया था, और ओवैसी पर जो निगाहें थी उसको देखते हुए लगातार लोग उत्सुकता जता रहे हैं और ओवैसी की सीटों के बारे में पता कर रहे हैं कि कौन सी सीटें ओवैसी जीत रहे हैं, किन सीटों पर आगे चल रहे हैं। क्योंकि जो टीवी के अपडेट हैं, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, उसका आंकड़ा इलेक्शन कमीशन से जल्दी बताने का होता है, लेकिन वो जो है एक अनुमानित आंकड़ा होता है, वो सटीक आंकड़ा नहीं होता। फिलहाल जो चुनावी जो अपडेट है उसमें इलेक्शन कमीशन ने जो अपडेट जारी किया है, हम आपको उसके हिसाब से बताते हैं कि चुनाव आयोग ने जिन सीटों का स्पष्टीकरण दिया है, जिन सीटों पर सीधे तौर पर बताया है कौन आगे चल रहा है कौन पीछे चल रहा है, तो सबसे पहले बिहार की सभी विधानसभाओं को एक साथ कवरेज करते हुए, एक साथ देते हुए हम बताना चाह रहे हैं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है वो 4 सीटों पर लीड कर रही है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी 76 सीटों पर लीड कर रही है, यानी कि 76 सीटों पर आगे चल रही है। दूसरी तरफ बीएसपी जो है यानी कि मायावती की जो पार्टी है वो 2 सीटों पर आगे चल रही है, और सीपीआई जो है वो 3 सीटों पर, सीपीआई जो है महागठबंधन के साथ है वो 3 सीटों पर आगे चल रही है। सीपीआईएमएल जो है महागठबंधन के साथ है वो 13 सीटों पर आगे चल रही है। उसके बाद सीपीआईएम जो महागठबंधन के साथ है वो 3 सीटों पर आगे चल रही है। ये सभी पार्टियां जो हैं लेफ्ट की हैं। हम जो है वो 3 सीटों पर आगे चल रही है, और इसमें माना जा रहा है कि जीतन राम मांझी जो पूर्व मुख्यमंत्री थे बिहार के, उनकी जीत लगभग तय मानी जा रही है। इंडियन नेशनल कांग्रेस 19 सीटों पर आगे चल रही है। इंडिपेंडेंट प्रत्याशी हैं वो 3 सीटों पर आगे चल रहे हैं। जेडीयू जो है 41 सीटों पर आगे चल रही है, और आरजेडी जो है वो 70 सीटों पर आगे चल रही है। आरजेडी और भारतीय जनता पार्टी में सीधी टक्कर है, सिर्फ 6 सीटों का फासला है। कौन बड़ी पार्टी होगा मौजूदा वक्त में, ये अभी फिलहाल जो है वो भारतीय जनता पार्टी 76 सीटों पर है और आरजेडी 70 सीटों पर है। कांटे की टक्कर सीधे तौर पर बिहार के अंदर आरजेडी और बीजेपी में देखने को मिल रही है। आरजेडी 70 सीटों पर आगे चल रही है, वीआईपी जो है वो 5 सीटों पर आगे चल रही है। इसी के साथ कुछ अन्य पार्टियां हैं, लेकिन अगर वोट शेयर की बात की जाए तो इस वक्त जो है जेडीयू ने 15.13% वोट शेयर हासिल किया है, और जो एलजेपी है उसने 5.71 वोट फीसदी हासिल किया है। आरजेडी ने 23% वोट हासिल किए हैं। वहीं जो अदर हैं उन्होंने 19% वोट हासिल किए हैं, और बीजेपी ने 19% वोट हासिल किए हैं। यानी कि अगर वोट फीसदी के हिसाब से आप देखें तो बिहार के अंदर आरजेडी सबसे बड़ा मुख्य दल है। आरजेडी को जो है जन समर्थन कह सकते हैं, सबसे बड़ा जन समर्थन आरजेडी को मिला है। इसी हिसाब से अगर देखा जाए तो आरजेडी के वोट शेयरिंग के हिसाब से और सीटों के हिसाब से आरजेडी जो है मजबूत स्थिति में है, और यही वोट शेयर जो है आगे निर्णायक भूमिका बता रहा है कि सरकार किसकी होगी या सरकार किसकी बनने वाली है। तो 23% वोट शेयर के साथ अगर माना जाए तो आरजेडी सबसे बढ़त बना रहा है और सबसे ज़्यादा बड़े पायदान पर खड़ा है। यही कारण है कि माना जा रहा है कि तेजस्वी यादव भावी मुख्यमंत्री बनना लगभग तय है। लेकिन उसमें एक भूमिका जो है वो असदुद्दीन ओवैसी हैं, और जो निर्दलीय हैं उनके बारे में तय होगी कि वो जो सीट जीतेंगे वो किसको समर्थन करेंगे, क्योंकि 2-4 सीटों या 10 सीटों के अंतर से सरकार फंस सकती है, और
यही जो सीटें हैं वो निर्णायक भूमिका तय करेंगी कि सरकार किसकी बनने वाली है। फिरोज खान सवाल कर रहे हैं अख्तर उल ईमान का क्या हुआ। अख्तर उल ईमान सीधे तौर पर आगे चल रहे हैं और उनकी सीट जीत लगभग तय मानी जा रही है। अख्तर उल ईमान जो हैं आप ये मानकर चलिए कि विधानसभा पहुंच गए हैं। बिहार चुनाव के अंदर अख्तर उल ईमान ने बड़ी जीत दर्ज कर ली है मेरे हिसाब से, क्योंकि उन्होंने जितनी लीड बनाई है 17-18 हज़ार की लीड से चल रहे थे, 15 हज़ार की लीड पर आए, 14 हज़ार से फिर 15 पर गए और 15 से फिर 18 पर गए। इस हिसाब की लीड के हिसाब से उनका हारना नामुमकिन सा नजर आ रहा है। अभी तक 6 प्रत्याशियों की जीत घोषित हुई है, जिसमें 2 भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं जो जनता दल के हैं, जो क्या नाम है एनडीए का हिस्सा है, और 2 जो हैं वो तेजस्वी की पार्टी के हैं, राष्ट्रीय जनता दल के। इन 6 प्रत्याशियों की जीत अब तक हुई है। अभी बाकी के रिजल्ट आना बाकी हैं। ये रात 9 बजे तक लगभग क्लियर हो पाएगा कि कौन सरकार बना पाएगा कौन नहीं, और लगभग तय नहीं माना जा रहा है कि किसी की भी सरकार एक तरफा बनेगी। यहाँ पर आंकड़े फिर से घटते हुए एक बार नीतीश कुमार 125, तेजस्वी 108, पासवान फिर 1 पर लुढ़क गए, यहाँ के अन्य 9। मुझे लग रहा है मायावती और ओवैसी अहम फैक्टर होंगे सरकार बनाने में। अब ये देखता है कि ओवैसी तेजस्वी को समर्थन करते हैं मायावती और ओवैसी या नहीं, या फिर वहां महाराष्ट्र की तरह ओवैसी फिर से अपना एकदम अलग रोल प्ले करेंगे। अब यहां पर देखना यह अहम होगा, क्योंकि कुछ सीटें ऐसी हैं जिस पर 10-15 वोटों से बीजेपी और बीजेपी का सहयोगी दल जो है नीतीश कुमार, वो जेडीयू और कांग्रेस से आगे चल रहे हैं। कुछ सीटों पर कांग्रेस भी 2000 और 1500 के वोटों से आगे चल रही है, लेकिन कम से कम अभी 1 करोड़ वोट खुलने को रह गए। 3 करोड़ के आसपास वोट खुल चुके हैं, और आरजेडी लगभग माना जा रहा है कि 120 सीट कांग्रेस प्लस और प्लस उसका लेफ्ट जो है ये लोग लेने में कामयाब हो सकते हैं, क्योंकि यहां पर नीतीश कुमार का पिछली बार से 30 सीटों का अब तक नुकसान हो चुका है, 41 पे गिरे हैं आके। वहीं बीजेपी का 25 सीटों का फायदा हुआ है इस सरकार में। अगर बीजेपी शायद ये चुनाव अकेले लड़ती तो काफी मजबूत दावेदारी पेश करती। बिल्कुल, अगर बीजेपी यहां पर सीधे तौर पर आरजेडी के सामने टक्कर में होती तो सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को बड़ा फायदा मिलता, क्योंकि मुझे ये लग रहा है जिस तरह से नीतीश का साइलेंट वोट था, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे का इस्तेमाल किया, तो उससे सीधा फायदा मिलता हुआ दिख रहा है। लेकिन इसमें अहम भूमिका जो है वो मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि असदुद्दीन ओवैसी ने जो अपनी ताकत दिखाई है बिहार के अंदर, आप ये सीधे तौर पर मान लीजिए कि असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी ताकत दिखा दी है बिहार चुनाव के अंदर। और उस हिसाब से अगर देखा जाए तो मजलिस का फैसला क्या होगा वो बहुत बड़ा मायने रखेगा। जेडीयू जो थी 2010 में 141 सीटों पर लड़ी थी, 115 जीती थी, 2015 में 101 पर लड़ी थी, 71 जीती थी, 2020 में 115 पर लड़ी और मात्र 47 सीटें जीती। 2010 में जो थी इनका प्रदर्शन बेहतरीन था। और वहीं बीजेपी की अगर बात करी जाए 2010 में 102 सीटों पर लड़े, 91 जीती, 2015 में 157 पर लड़े, 53 जीती, 2020 में 110 पर लड़े और 77 जीती। इस बार सबसे ज्यादा वोट शेयर बीजेपी के खाते में गया है पिछले अगर 3 चुनाव को देखा जाए तो। अब आपको एक चीज जो यहां सबसे बड़ी सामने आ रही है वो ये है कि 20 जो इलेक्शन कमीशन के आंकड़े हैं और वो टीवी के आंकड़े हैं। कुछ लोग जो ये कमेंट कर रहे हैं कि आप किस आधार पर कह रहे हैं, हम इस आधार पर कह रहे हैं क्योंकि बिहार के अंदर जो इलेक्शन कमीशन ने अपना अभी अपडेट जारी किया है उसके हिसाब से आरजेडी जो है वोट शेयर के आधार पर सबसे बड़ी पार्टी है। आरजेडी को 22.99 यानी कि 23% वोट जो है आरजेडी के पाले में गए हैं, यानी कि जनता का सीधा झुकाव तेजस्वी यादव की तरफ था। सीधा झुकाव जो था वो जनता का तेजस्वी यादव को ही मिला। और बीजेपी जो है वो 19.62% वोट जो हैं वो बीजेपी को मिले हैं। और उस आधार पर हम कह सकते हैं कि आरजेडी जो है सबसे बड़ी पार्टी है। मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन 1.17% वोट शेयर हासिल किए हैं मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने। एक बात आपको समझनी होगी, जिस तरह से मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने यहां प्रदर्शन किया है और इन 4 सीटों को अगर मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन जैसे अख्तर उल ईमान वाली एक सीट जो है वो क्लियर कट जीत रही है, अगर उसी तरीके से 3 सीटें और जीत जाती है तो ये आरजेडी के लिए हो सकता है एक फेवरेबल कंडीशन हो, क्योंकि ये ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि ओवैसी जो है वो भाजपा के साथ जाएंगे नहीं। हो सकता है वो बाहर से समर्थन तेजस्वी को दे दें, तो उस आधार पर क्योंकि सरकार में शामिल नहीं होंगे, क्योंकि उन्होंने एक अलग तरीके की राजनीतिक शुरुआत की है, और उस आधार पर अगर वो बाहर से समर्थन देते हैं तो इस हैंड पर तेजस्वी यादव एक मजबूत स्थिति में होंगे सीधे तौर पर। अब अगर उस हिसाब से देखा जाए तो तेजस्वी यादव को एक तरह से बिहार की राजनीति के अंदर बढ़त मिलती दिख रही है। जो लोग हमारे साथ फेसबुक पर जुड़े हैं मैं उन सभी से अपील करता हूं, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस वीडियो को शेयर करते रहिए, क्योंकि जिस तरह से पॉलिटिकल एक्सप्रेस ने बिहार के अंदर मेहनत की है, कवरेज दिया है और सुबह से आपको लगातार अपडेट बता रहे हैं, उस आधार पर हम चाहते हैं कि आप हमारा इतना समर्थन कीजिए कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप्स में शेयर कीजिए। मैं
एक चीज़ और जो बिहार के अंदर है उसके अंदर आपको बताना चाहूँगा कि सीधे तौर पर बिहार के अंदर जो बहुजन समाज पार्टी है वो इस वक्त 2 सीटों पर जो है लीड कर रही है। 2 सीटें बहुजन समाज पार्टी की जो है वो लीडिंग कंडीशन में हैं। अभी जो रुझान है ये रुझान फिर एक बार बदलते हुए मुझे लग रहा है कि नज़र आएंगे, क्योंकि अभी भी कुछ सीटें ऐसी हैं जो आखिरी 1-2 घंटे में बदलेंगी, क्योंकि जहाँ पर 200-300 से बढ़त और कम जो प्रत्याशी ऊपर नीचे चल रहे हैं, उठापटक चल रही है, वो किस तरीके से बदलेंगी ये देखना होगा। और सबसे महत्वपूर्ण वही नजर आएगा कि वो क्या डिसाइड करेंगे और बिहार चुनाव किस तरफ जाएगा और तेजस्वी यादव का मुख्यमंत्री बनना किस हिसाब से तय होगा। अभी आप लोग ये भी देखना कि बिहार चुनाव में एक और निर्णायक मोड़ आने वाला है, क्योंकि बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, एससी समाज से आते हैं, वहां उन्होंने ये ऐलान किया है कि बीजेपी का ही मुख्यमंत्री होगा। जबकि बीजेपी ने इससे पहले गठबंधन में जेडीयू के साथ जो था उसमें उन्होंने ऐलान करा था कि नीतीश कुमार ही हमारे मुख्यमंत्री होंगे। अब ये देखना है कि नीतीश कुमार को केंद्र की राजनीति में ले जाते हैं या फिर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनने के लिए अड़े रह सकते हैं। हो सकता है बिहार की राजनीति में एक बार फिर उठक पटक हो, कहीं ये जो है नीतीश कुमार एक बार फिर से पाला बदल लें। और इस बार मुझे लग रहा है तेजस्वी काफी मुश्किल से नीतीश कुमार पर भरोसा कर पाएंगे, क्योंकि नीतीश कुमार का भी शायद ये लास्ट चुनाव हो। वहीं देखा जाए तो सीमांचल में ओवैसी और मायावती की वजह से काफी नुकसान हो रहा है कांग्रेस और आरजेडी को, क्योंकि साफ साफ कई सीटों पर जो 30-40 वोटों का फर्क आ रहा है, इस वजह से काफी नुकसान देखने को मिल रहा है हमें। जेडीयू मात्र 71 से 41 सीटों पर 30 सीटों का नुकसान, बीजेपी 51 से 76 पे पहुंच गई, 25 सीटों का फायदा, कांग्रेस 27 से 20 पे आ गई, 7 सीटों का नुकसान। अगर आरजेडी 81 सीटों पर पहुंच जाती है और कांग्रेस अपनी 29 सीटों पर पहुंच जाती है तो इसमें सरकार बनाने में ये लोग तेजस्वी समक्ष हो सकते हैं। लेकिन जहां तक देखा जाए तो अभी तो कह पाना कुछ भी मुश्किल है किसकी सरकार बनने वाली है और किसकी नहीं, क्योंकि सुबह से जब आपने देखा रुझान आने शुरू हुए थे तो उस टाइम तेजस्वी यादव काफी आगे चल रहे थे जब और उसके बाद जब ईवीएम खुलना शुरू हुए तो नीतीश कुमार ने एकदम से बहुत लंबी छलांग लगाई। उसके बाद से फिर थोड़ा थोड़ा ग्राफ जो है बीजेपी का धीरे धीरे डाउन हुआ, फिर बढ़ा, उसके बाद फिर धीरे धीरे डाउन हुआ। लेकिन जहां तक माना जाए जो गठबंधन में आरजेडी और कांग्रेस के साथ जो लेफ्ट दल थे उनका प्रदर्शन कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अच्छा रहा है। यह देखा जाए भागलपुर की 7 सीटों पर नीतीश कुमार 7 सीटें जीत रहे हैं, कटिहार की 7 में से 3 सीटें नीतीश कुमार जीत रहे हैं, आरा की 7 में से 7 तेजस्वी, एकदम सुपड़ा साफ कर दिया आरा की सीट पर तेजस्वी ने। नीतीश कुमार औरंगाबाद में 6 सीटों में से 0 और तेजस्वी 6 की 6, बहुत बढ़िया प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ पे। सुपैल में 5 में से नीतीश 4, नीतीश का बहुत अच्छा प्रदर्शन। पासवान जो 10, 12, 8 सीटों पर चल रहे थे सुबह, वो अब 1 सीट पर 0, तेजस्वी 110। बड़ी खबर बिहार से, एक और बड़ी खबर, नीतीश कुमार 124, तेजस्वी 110, पासवान 0, अन्य 9। एक बार फिर बाजी पलटती हुई तेजस्वी। अब देखना होगा कि इसमें कांटे की लड़ाई में अटक गई है। अब सीधा सीधा यहाँ एम फैक्टर ओवैसी और मायावती रहने वाले हैं। देखिए, मैं आपसे पहले ही कह रहा था ये जो रुझान है ये लगातार बदलेंगे, क्योंकि अब जो टाइम शुरू हुआ है, यानी कि जो शाम के 5 और 6 बजे के बीच का या 7 बजे के टाइम का, 5 से लेकर 7 बजे तक का जो टाइम होगा ये सबसे बड़ा निर्णायक टाइम होगा। और इस वक्त जो है जो मीडिया है वो पूरा फोकस बिहार इलेक्शन पर सीधे तौर पर इसलिए दे रहा है क्योंकि ये सबसे अहम चुनाव है। यहाँ पर प्रतिष्ठा दाव पर थी, क्योंकि लालू प्रसाद यादव जेल के अंदर थे और तेजस्वी जो थे अहम भूमिका निभा रहे थे। लेकिन तेजस्वी ने जिस तरह से काम किया है, आपको बता दें, जो जाले की विधानसभा सीट है जहां पर मशकूर अहमद उस्मानी जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्र संघ नेता थे, जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से छात्र संघ नेता चुने गए और उसके बाद उन्होंने कांग्रेस पार्टी का दामन थामा और बिहार के अंदर चुनाव लड़ रहे हैं। सबसे युवा प्रत्याशी हैं, जिनकी रैली को लेकर एक अपडेट ये था कि वहां पर तेजस्वी का हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दिया। तेजस्वी ने फोन कर कहा था कि मशकूर मेरा भाई है, उसे जिताओ। उसके जीतने के बाद मशकूर जो है वो चुनाव हार रहे हैं ऐसा लग रहा है, क्योंकि मशकूर के साथ सबसे बड़ी जो दिक्कत आ रही है वो ये है कि मशकूर जाले से चुनाव लड़ रहे थे और जाले के अंदर आप ये मान के चलिए कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जो है वो जीतता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि वो 15,000 वोटों से। और ये लीड मुझे नहीं लग रहा कि मशकूर अब तोड़ पाएंगे, क्योंकि मशकूर पहले 8 से पीछे थे, फिर 4 से पीछे हुए, फिर
3 से पीछे हुए, फिर 2 से हुए, फिर बराबर में आए और बराबर में आने के बाद एक बार फिर मशकूर जो है 15,000 वोटों से पीछे जा रहे हैं, जो मशकूर के लिए बहुत बुरी खबर है। शेखुपुरा से जेडीयू उम्मीदवार रागिनी सोनी पीछे चल रही हैं। महाराजगंज से जेडीयू उम्मीदवार हेम नारायण साहू पीछे चल रहे हैं। कांग्रेस उम्मीदवार वहां से आगे चल रहे हैं। गया से बीजेपी के प्रेम कुमार आगे चल रहे हैं। यह सबसे बड़ी खबर है। गया से बीजेपी के प्रेम कुमार आगे चल रहे हैं। पटना साहिब से बीजेपी के नंद किशोर आगे चल रहे हैं। कांग्रेस के प्रवीण सिंह पीछे चल रहे हैं। ये सबसे जो महत्वपूर्ण सीटें हैं उनके बारे में। आरा से बीजेपी उम्मीदवार प्रताप पीछे हो गए हैं फिर से एक बार। और जो भागलपुर से बीजेपी के रोहित पांडे आगे चल रहे हैं। कांग्रेस के अजीत शर्मा पीछे हो गए। मुजफ्फरनगर से बीजेपी के सुरेश शर्मा पीछे चल रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बेतिया से बीजेपी के रेणु देवी जो हैं आगे चल रही हैं। बिहारीगंज जो है वहां से जेडीयू के नीरज कुमार आगे चल रहे हैं। और कांग्रेस उम्मीदवार जो वहां से सुभाषिनी यादव जो शरद यादव की बेटी हैं वो पीछे चल रही हैं, क्योंकि शरद यादव की प्रतिष्ठा सीधे तौर पर इस चुनाव में दांव पर लगी हुई है। शरद यादव की तबीयत ठीक नहीं है, वो चुनाव प्रचार में भी नहीं आ सके। उन्होंने लेटर जारी कर लोगों से कहा था कि उनकी बेटी को जिताया जाए। और इसमें बहुत से ऐसे चेहरे हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। मोतिहारी से बीजेपी प्रमोद कुमार आगे चल रहे हैं। पुनिया सदर से बीजेपी के विजय कुमार आगे चल रहे हैं। तो ये कुछ सीटें हैं जो ऊपर नीचे फिर जाने वाली हैं। तेजस्वी एक बार 109 पर फिर हो गए हैं और 125, लेकिन चुनावी आंकड़ों के और चुनाव आयोग के हिसाब से बहुत कुछ फर्क नजर आ रहा है। मतलब बदलाव अभी आने वाले 1 घंटे में जरूर देखने को मिलेंगे। हो सकता है कि इसमें बीजेपी बहुत बढ़त बनाए या तेजस्वी भी बहुत बढ़त बना सकते हैं, क्योंकि 30 सीटें ऐसी हैं जो 13 वोटों से लेकर 2000 वोटों के बीच में डिफरेंस चल रहा है। कभी कोई ऊपर हो रहा है, कभी कोई नीचे। और जो 2000 से ऊपर लेके 45 तक वोटों से लेके 32 सीटें ऐसी, लगभग 62 सीटें ऐसी हैं जो 4200 वोटों, 0 से लेकर 4200 का फासला चल रहा है। इसमें कोई भी कभी भी आगे पीछे हो सकता है। एक बार फिर पासवान 0 पर लुढ़क गए हैं। बीजेपी 125 प्लस, तेजस्वी 109, आरजेडी 71 और बीजेपी 75, जेडीयू 42। हम जो है सहयोगी दल बीजेपी की 3, बीआईपी 5, कांग्रेस यूपीए की 20, लेफ्ट 18। लेफ्ट ने काफी अच्छा प्रदर्शन करा है। दरभंगा की 10 सीटों में से नीतीश कुमार को 7 मिली है, तेजस्वी को 3। और इसमें उत्तर बिहार सीवान की 8 में से 2 नीतीश, तेजस्वी 6। यहां पर तेजस्वी सीवान में जो शहाबुद्दीन का इलाका माना जाता है, जिन्हें बिहार में लोग डॉन कहते हैं, जो इस टाइम बाहुबली नेता हैं, जो जेल में है, उनकी 6 सीटों पर तेजस्वी यादव कब्जा करते हुए नजर आ रहे हैं। और भागलपुर की 7 में से 7 नीतीश कुमार। भागलपुर में बहुत अच्छा नीतीश कुमार ने प्रदर्शन किया है। और रोहतास की 7 में से नीतीश 1, तेजस्वी 6। आरा की 7 में से 7 तेजस्वी। यहां पर नुकसान सबसे ज्यादा हो रहा है वो सीमांचल में हो रहा है, वो सीधा ओवैसी और मायावती के खड़े होने से इन लोगों को। अगर शायद ये इनके साथ गठबंधन में होते तो कुछ और देखने को मिलता। और हो सकता है अभी आंकड़े बहुत ज्यादा तो नहीं पलटेंगे, मेरे हिसाब से 10-15 सीट या तेजस्वी ऊपर जाएंगे या फिर नीचे आएंगे। सरकार किसी की भी एक तरफा बनती हुई नजर नहीं आ रही है। अगर एक तरफा सरकार बनती है तो वो जेडीयू और उसकी बनेगी बीजेपी की, क्योंकि इनके तेजस्वी का एक तरफा नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि तेजस्वी को पिछले मुकाबले काफी नुकसान हुआ है और कांग्रेस को भी नुकसान होता नजर आ रहा है। क्योंकि तेजस्वी को अकेले ऐसे थे जो पूरे सारे लोगों के साथ अकेले कैंपेन में लगे हुए थे। ये इतने 30 हेलीकॉप्टर के बीच में एक हेलीकॉप्टर तेजस्वी का अकेले कैंपेन में लगा हुआ था। आप जैसे कि देख रहे हैं, जैसे बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरफ से बयान आना बार बार कि अब जो है हमारा सीएम होगा, नीतीश कुमार सीएम नहीं होंगे। और पासवान का खड़ा होना मुझे लगता है वो कांग्रेस और आरजेडी के लिए नुकसानदेह हुआ, क्योंकि मुझे नहीं लगता उसने बीजेपी या उससे नीतीश को कोई नुकसान हुआ है। उसका वोट जो है मुझे लगता है वो इन लोगों का आरजेडी और कांग्रेस का नुकसान हुआ है। लेकिन लेफ्ट ने वहीं बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। उत्तर बिहार के बेतिया में नीतीश कुमार 8 सीट जीत रहे हैं और मात्र 1 सीट तेजस्वी को मिल रही है। सीतामढ़ी में नीतीश 5, तेजस्वी 3। नालंदा में नीतीश बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, 6। गिरिराज सिंह का इलाका जो है वो गिरिराज सिंह जो कैबिनेट के मिनिस्टर भी हैं और बहुत कद्दावर नेता माने जाते हैं बीजेपी की, वहां की 7 सीटों में से मात्र 1 सीट नीतीश बीजेपी के खाते में जाती हुई एनडीए के, और बाकी 5 सीटों पर कब्जा कर रहे हैं तेजस्वी यादव और 1 सीट अन्य के खाते में जा रही है। जो भी लोग हमें फेसबुक पर देख रहे हैं, मैं उनसे एक बार फिर अपील करता हूं कि कृपया कर ये शेयर लाइव जो है शेयर कर दीजिए। और एनडीए की 7 सीटें ऐसी हैं जिन पर 1000 से कम का फ़र्क है। आरजेडी की 10 सीटें ऐसी हैं जिसमें 1000 से कम का फ़र्क है। वहीं 1 सीट ऐसी है जिसमें 1000 से कम का फ़र्क है, वो निर्दलीय हैं। 18 सीटों पर 1000 से कम की जो है लीड और बैकलीड चल रही है। ये जो 18 सीटें होंगी बड़ी निर्णायक होने वाली हैं और यही बिहार के भावी मुख्यमंत्री का फैसला करने वाली हैं।
सबसे बड़ी चीज ये 18 सीटें तेजस्वी यादव का एक बार फिर आंकड़ा बदला है और तेजस्वी यादव फिर एक बार 111 पर और 123 पर भाजपा एनडीए गठबंधन है। और वहीं दूसरी तरफ आप ये समझ लीजिए कि जिस तरह से तेजस्वी यादव उठापटक कर रहे हैं लगातार, ये एक दिखाता है कि भाजपा सीधी तरह से बिहार के अंदर इस बार जो है कांटे की लड़ाई है और ये लड़ाई बहुत ही जबरदस्त होने वाली है, क्योंकि ये कुर्सी को लेकर बहुत ही दिक्कत होगी। और आपसे सभी से अपील है कि एक बार इस लाइव वीडियो को शेयर अवश्य कर दें ताकि हम लोग लगातार आप तक ये चुनावी अपडेट पहुंचाते रहें। अब जो अंगौन की एक विधानसभा सीट है 195 विधानसभा जो कहलाती है, मनोज मंजिल कम्युनिस्ट पार्टी के यहां पर सीधे तौर पर लीड हासिल कर चुके हैं अब 30,000 के आसपास। और ये सीट सीधे तरीके से आप ये मान लीजिए जनता दल के हाथ से चली गई है। जनता दल इस पर अब जीत नहीं बना सकती। मौजूदा विधायक थे प्रभुनाथ प्रसाद, वो चुनाव हार रहे हैं यहाँ से और ये सीट मनोज मंजिल के खाते में सीधे तौर पर जा रही है कम्युनिस्ट पार्टी के, यानी कि गठबंधन के खाते में। आलमनगर जो है नरेंद्र नारायण यादव जनता दल यूनाइटेड के, वो लीड कर रहे हैं 10,000 से। वहीं दूसरी तरफ अलौली की जो रामवृक्ष सादा जो हैं यहाँ से, वो लीड कर रहे हैं और रामवृक्ष का जो लीडिंग वोट है वो 3,800 के आसपास है। वहीं अलीनगर से भी ये सीट जो है वीआईपी के खाते में जा रही है, यानी कि एनडीए के खाते में जाती दिख रही है। मिश्र लाल यादव जो है यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, 3,000 वोटों से लीड कर रहे हैं। अमरपुर जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के खाते में जाती दिख रही है, लेकिन यहाँ पर जो इसका लीडिंग है वो 356 का है और ये बदल भी सकती है, क्योंकि जनता दल के उम्मीदवार जयंत राज जो है वो जितेंद्र के बिल्कुल पीछे हैं और जितेंद्र कांग्रेस उम्मीदवार हैं। ये सीट बहुत जल्द बदल सकती है और इसमें अगले राउंड में देखेंगे कि ये सीट किस पाले में जाती हुई। अमनोर की जो सीट है कृष्ण कुमार मंटू के पास भारतीय जनता पार्टी, वो लीड बनाए हुए हैं 1,270 वोटों की और ये पहले से लीड बनाकर चल रहे हैं पिछले 2 राउंड से। जो अमौर की विधानसभा सीट है ये ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि उवैसी साहब के लिए एक बड़ी खुशखबरी लेकर आई है। अख्तरुल ईमान साहब जो हैं वो सबा जाफर से जो जनता दल की प्रत्याशी है उनसे 25,581 की लीड पर आगे चल रहे हैं और ये सीट आप मानकर चलिए कि सीधे तौर पर अख्तरुल ईमान के खाते में जाएगी। पिछली बार यहाँ कांग्रेस ने अपना दबदबा दिखाया था और कांग्रेस ने झंडा गाड़ दिया था जीत का, लेकिन इस बार अख्तरुल ईमान ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए ये सीट खींच कर ले जा रहे हैं सीधे तौर पर। अब जो है जो अररिया की सीट है वो अबीदुर रहमान जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस के, वो 21,000 से लीड बना चुके हैं। ये सीट सीधे तौर पर अबीदुर रहमान लेकर जा रहे हैं कांग्रेस के लिए। आरा से कयूमुद्दीन अंसारी कम्युनिस्ट पार्टी के लिए सीट लेकर जा रहे हैं। 4,066 जो वोट है उसकी लीड चल रही है। यहाँ पर महानंद सिंह जो हैं अरवर से, वो लीड बनाए हुए हैं 9,000 वोटों की कम्युनिस्ट पार्टी की और महागठबंधन के खाते में जा रही है। आप जैसे कि देख रहे हैं एक बार फिर आंकड़ा पलटता हुआ, एनडीए 124 और यूपीए 110 और अन्य 9, पासवान फिर 0। मुंगेर की 9 में से 3 में से 2 सीटें तेजस्वी, 1 नीतीश के। फिर से पासा पलटता हुआ, आरजेडी 72, कांग्रेस 20, 18 लेफ्ट। फिर एक बार पासा पलट गया। हर सेकंड चंद सेकंडों में पासा पलट रहा है, कभी नीतीश की झोली में तो कभी तेजस्वी की झोली में। अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, 8-9 बजे से पहले रिजल्ट क्लियर नहीं होगा, क्योंकि अभी तक सिर्फ 6 विधानसभा से जीत हासिल हुई है, जिसमें 2 तेजस्वी के जीते हैं, 2 नीतीश के जीते हैं और 2 बीजेपी के कैंडिडेट जीते हैं। अभी जो है अख्तरुल ईमान साहब लगभग जीत उनकी सुनिश्चित मानी जा रही है, क्योंकि उनकी लीड इतनी ज़्यादा हो गई है कि उसे कम कर पाना मुश्किल है। वहीं ओवैसी के 4 कैंडिडेट आगे चल रहे हैं, 2 मायावती के आगे चल रहे हैं। मुझे लगता है कि ये 6 कैंडिडेट बहुत ज़्यादा अहम रोल प्ले करेंगे आने वाले वक्त में, क्योंकि अभी ऐसा लग नहीं रहा है कि कोई भी पार्टी आसानी से सरकार बना पाएगी, जिस हिसाब से अभी वोट खुलना बाकी रह गए हैं। लेकिन बीजेपी ने यहाँ पर बहुत शानदार प्रदर्शन किया है अपने पिछले चुनाव को देखते हुए, लेकिन जेडीयू ने इस बार काफी निराश किया है। नीतीश कुमार की पार्टी ने काफी निराश किया है। मात्र 41 सीटें, 71 से 41 पर गिर जाना, एकदम 30 सीटों का नुकसान। आरजेडी को भी नुकसान हुआ है, 10 सीटों का 81 से 71 पर आ जाना। वहीं कांग्रेस को 7 सीटों का नुकसान हो रहा है। और उसके अलावा जो कांग्रेस और इनके साथ तेजस्वी के साथ गठबंधन में थे छोटे छोटे घटक दल, उनको काफी फायदा हुआ है, वो 18 सीटों पर आगे चल रहे हैं। वहीं अन्य काफी इसमें अहम रोल अदा करेंगे। जहां तक माना जाए तो अन्य किसके साथ जाएंगे ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। और पासवान जो कह रहे थे मोदी का क्या नाम है, हनुमान हूं मैं, अब उनको तो बिल्कुल शून्य पे आ गए। उनका तो कोई नाता ही नहीं रहा राजनीति से इस टाइम, क्योंकि नीतीश कुमार को वो नहीं चाहते थे किसी भी हाल मुख्यमंत्री बने। और मुझे लगता है कि वो अंदरूनी वोट उन्होंने नीतीश कुमार का नहीं, कांग्रेस और आरजेडी का काटा है, क्योंकि
ये उनके साथ तो हैं एनडीए के साथ वहां पे केंद्र में, यहां पर एनडीए से अलग चुनाव लड़े। जहां बीजेपी का एक प्रत्याशी था वहां पासवान ने अपना प्रत्याशी नहीं उतारा, नीतीश कुमार के खिलाफ ही उतारे प्रत्याशी। मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा, ये बीजेपी के कार्यकर्ताओं का साफ कहना है। बीजेपी दफ्तर में इस टाइम जश्न का माहौल देखा जा सकता है, लेकिन मेरे भाई ये इलेक्शन है, किसी भी टाइम पलट सकता है, इससे कोई हार जीत का भी अनुमान नहीं है। मात्र 6 सीटों पर रिजल्ट निकला है। जो भाई हमें लाइव देख रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, ताकि हम आप तक लास्ट चुनाव तक का रिजल्ट देते रहें। इसके बाद हम आपको बंगाल से ग्राउंड रिपोर्ट की पूरे इलेक्शन की देंगे। आपको एक बात महत्वपूर्ण तो बता दें, जो लोग ये समझ रहे हैं कि अगर भाजपा 125 पर जो लाइव टीवी दिखा रहा है वो अगर उस हिसाब से देखा जाए तो 125 पर भारतीय जनता पार्टी जो है लीड कर रही है, तो उस हिसाब से आप ये मत समझिए कि भारतीय जनता पार्टी बिहार के अंदर सरकार बना रही है, क्योंकि ये जो आंकड़े हैं ये कभी भी पलट सकते हैं। और 20 से 25 सीटें ऐसी हैं, यानी कि अगर बीजेपी 126 पर है तो आप ये मान के चलिए कि 20 सीटें ऐसी हैं जो कभी भी अप एंड डाउन में जा सकती हैं। अगर ये अप एंड डाउन में जाती हैं, इनका अंतर 500 और 200 300 के बीच में है, क्योंकि अगर ये अप एंड डाउन में जाती हैं तो अपर हैंड पर तेजस्वी यादव होंगे। तो ये कहना बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि तेजस्वी यादव का मुख्यमंत्री बनना लगभग तय नहीं है, क्योंकि तेजस्वी यादव कभी भी पासा पलट सकते हैं। और जिस हिसाब से 126 और 108 में लड़ाई नजर आ रही है, उसमें आप एक बात मानकर चलिए कि ये सीटें अभी जो हैं बहुत जल्द, जो 1 घंटे का अगला वक्त है, 1 घंटे का सबसे क्रूशल टाइम है, यानी कि पीक आवर्स जो हैं इलेक्शन वोटिंग के, तो आप वोटिंग काउंटिंग के, तो आप ये मानकर चलिए कि इस 1 घंटे में बहुत कुछ बदलाव आ सकते हैं आपके सामने। यूपीए में 70 सीटें आरजेडी ले गई है, 20 जो है कांग्रेस ले गई है, और लेफ्ट ने तो शानदार जबरदस्त प्रदर्शन किया है। उसके प्रदर्शन को आप कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि लेफ्ट ने 18 सीटों पर कब्जा कर लिया है। 18 सीटों का मतलब आप ये मानकर चलिए कि लेफ्ट ने जिस हिसाब से प्रदर्शन किया है, उससे सीधे तौर पर बंगाल के अंदर भी लेफ्ट को सीधा फायदा मिलने वाला है। जितने भी लोग हमें लाइव देख रहे हैं, मैं सभी से अपील करता हूं कि हमने आप तक ग्राउंड रिपोर्ट पहुंचाने की पूरी कोशिश की है, बिहार के अंदर जमीन से जुड़ी खबर पहुंचाई है। आप हमारी वीडियो को शेयर जरूर करते रहें, हमारे पेज को लाइक कर दें, यूट्यूब पे हैं तो सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम बिहार के अंदर बिहार के बाद अब बंगाल में जो चुनाव होगा, हम उसका आपको पहले से ही लाइव कवरेज देंगे, पूरे पल पल के अपडेट देंगे। फिर उत्तर प्रदेश का नंबर है, उत्तर प्रदेश में भी, तो आप लोग हमारी हौसला अफजाई करते रहें, क्योंकि हमने बिना डोनेशन लिए, बिना 1 रुपया किसी से लिए काम किया है, निष्पक्ष पत्रकारिता आप तक पहुंचाई है। अब अस्थवाना की जो 171 विधानसभा सीट है, वहां जितेंद्र कुमार जनता दल यूनाइटेड से लीड कर रहे हैं 8,934 वोटों से। अटरी की जो सीट है अजय यादव राष्ट्रीय जनता दल के, वो लीड कर रहे हैं 5,485 वोटों से। औरी की जो सीट है राम सूरत कुमार हैं, वो भारतीय जनता पार्टी से हैं, मोहम्मद आफ्ताब आलम के को पीछे करा है उन्होंने, और 23,746 वोटों से आगे चल रहे हैं। औरंगाबाद में आनंद शंकर सिंह हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के, वो आगे चल रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी से 2,243 वोटों से आगे चल रहे हैं। अब वहीं दूसरी तरफ बागा की जो है राम सिंह, वो भारतीय जनता पार्टी के, वो आगे चल रहे हैं और 26,000 की लीड से हैं। हरियाणा उपचुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार योगेंद्र दस हारे, कांग्रेस के जट्टू नरवाल जीते। हरियाणा चुनाव में कांग्रेस की जीत हुई है उपचुनाव में, जो एक विधानसभा सीट पर हो रहा था। और वहीं यूपी में जो उपचुनाव हो रहे हैं विधानसभा सीट पर, उसमें से 6 पर बीजेपी आगे चल रही है और 1 पर समाजवादी पार्टी आगे चल रही है। और दरभंगा से बीजेपी के संजय सरवरी जीते। आरजेडी के अमरनाथ गर्मी को 10,000 वोटों से इन्होंने हराया है। दरभंगा ग्रामीण से आरजेडी के ललित यादव जीते। जेडीयू के फराज फातमी को हराया है, इन्होंने जेडीयू के फराज फातमी को हरा दिया है। अब देखना ये होगा कि ये सीटों का किस तरीके से, जो 20, 30, 50, 100, 200, 500, 1,000 वोटों से आगे पीछे चल रही हैं, ये किस तरीके से घटती हैं और किस तरीके से बढ़ती हैं। 2015 का देखा जाए तो बीजेपी का वोट प्रतिशत 24.42 था, इस बार घट के 19.65 हो गया। जेडीयू का 16.83 था, इस बार घट के 15.17 हो गया। आरजेडी पिछली बार 18.5% वोट मिले थे, इस बार आरजेडी को 23% वोट मिल रहे हैं। काफी अच्छा स्ट्राइक रेट है आरजेडी का अगर वोट परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए, क्योंकि युवाओं में जो था तेजस्वी के लिए काफी जोश था। और वहीं अगर अब माने तो मुंगेर की 3 में से नीतीश कुमार 1, तेजस्वी 2, शेखोपुर की 2, तेजस्वी दोनों तेजस्वी के खाते में, अरवल की 2, दोनों तेजस्वी के खाते में। काफी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं तेजस्वी को जगह पर, सीमांचल को छोड़ दिया जाए। शिव बिहार में 1 सीट है और तेजस्वी के खाते में जा रही है। मोतिहारी में 12 सीट में से 3 तेजस्वी और 7 नीतीश कुमार के खाते में जा रही हैं। अब देखना ये होगा, 0 पे फिर से एक बार पासवान 0 पे पहुंच गए हैं। आरजेडी 70, कांग्रेस 20, लेफ्ट 18
और बीजेपी 76, 42 जेडीयू, 5 वीआईपी, 3 हम, छपरा की 10 में से 4 नीतीश और 6 तेजस्वी के खाते में, बेतिया की 9 में से 8 नीतीश, 1 तेजस्वी के खाते में, हाजीपुर में 5 नीतीश जीत रहे हैं, 3 तेजस्वी। काफी अच्छा प्रदर्शन करा हाजीपुर में नीतीश ने। और अगर देखा जाए, अब देखना यह होगा कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के प्रत्याशी कितने सीटों पर आगे चल रहे हैं। हमारे भाई साहब आपको बताएंगे कितने देखिए, हमारे एक व्यूअर ने किशनगंज के बारे में पता किया है। किशनगंज में क्या स्थिति है? देखिए, किशनगंज में सुबह से ही बेहतरीन टक्कर देखने को मिली थी। यहाँ पर जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रत्याशी हैं इजारुल हुसैन, वो 29,268 वोट ले चुके हैं। वहीं स्वीटी सिंह जो हैं, ये लगातार अप एंड डाउन हो रहा था इस सीट पर। स्वीटी आगे चल रही थी और कांग्रेस के प्रत्याशी जो इजहारुल हुसैन हैं वो पीछे चल रहे थे। अब इजहारुल हुसैन जो हैं 22,699 वोट, स्वीटी जो हैं 22,699 वोट ले चुकी हैं। वहीं दूसरी तरफ इस सीट पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 16,208 वोट लिए हैं, क्योंकि अगर ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने जो 16,000 लिए हैं, यही स्वीटी की जीत पर निर्णायक भूमिका थी, क्योंकि ये मुस्लिम बहुल सीट थी और ये भाजपा के खाते में जाती दिख रही थी। तो यह अचंभित करने वाली बात थी और यहीं से सवाल खड़े हो रहे थे, क्योंकि अगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन थोड़ा सा यहाँ पर मजबूत लड़ जाती, क्योंकि कमरुल हुदा जो यहाँ पूर्व विधायक थे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के, अगर वो थोड़ा मजबूत इलेक्शन लड़ जाते तो ये कांग्रेस के खाते से सीट निकलकर भाजपा के खाते में चली जाती। ये सीधे तौर पर साफ नजर आ रहा है, क्योंकि कमरुल हुदा 16,208 वोट ले गए हैं, कांग्रेस 30,000 के आसपास पहुंच गई है और वहीं जो बीजेपी है वो 22,000 ले गई है। मतलब 8,000 की लीड से सीधे आगे चल रही है कांग्रेस। तो ये किशनगंज की सीट आप ये मानकर चलिए कि सीधे तौर पर कांग्रेस के खाते में आती दिख रही है। वहीं अब जो खगड़िया की जो सीट है वहां पर पूनम देवी आगे चल रही हैं जेडीयू की। मोतिहारी से बीजेपी के प्रमोद कुमार आगे चल रहे हैं। पूर्णिया सदर से बीजेपी के विजय खेमका जो हैं वो आगे चल रहे हैं। ये महत्वपूर्ण सीटें हैं जो बड़ी निर्णायक हो रही हैं। आपको एक बड़ी खबर दे दें इसी बीच के टोटल 9 सीटों पर अब तक जीत हासिल हो चुकी है। इसमें ये जो इसकी विकासशील इंसान पार्टी जो है एनडीए का हिस्सा, उसने 1 जीत ली है और जनता दल ने 2 जीती हैं और बीजेपी ने 3 सीट जीती हैं। तो कुल मिला के 6 सीटों पर बीजेपी का अब तक कब्जा हो चुका है और 2 सीटों पर राष्ट्रीय जनता दल 2 और इंडियन नेशनल कांग्रेस 1, 3 सीटों पर तेजस्वी की पार्टी ने जीत हासिल करी है। वहीं 6 सीटों पर एनडीए ने जीत हासिल की है। तो आप ये लाइव कवरेज हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सप्रेस पर देख रहे हैं। आप सभी से निवेदन है कि आप हमारी वीडियो को शेयर अवश्य करते रहें, क्योंकि चुनाव की लेटेस्ट अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। किसान गैंग क्या किशनगंज का रुझान पूछ रहे थे। किशनगंज का अभी हमने आपको सऊद अंसारी साहब बता दिया कि किशनगंज में जो सीधे तौर पर इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है बहुत ज़्यादा बढ़त बनाए हुए है और ये सीट सीधे तौर पर उन्हीं के खाते में जाती हुई दिख रही है। फिलहाल हमारे साथ लगभग जो पासा, जो एक बार फिर देखिए जो रुझान है, आरजेडी प्रवक्ता मनोज झा का बयान आया है। सीएम रिटर्निंग, कम अंतर वाली सीटों पर हम जीत रहे हैं। मनोज झा ने साफ कर दिया है, साफ तौर पर बयान से सीधे तौर पर कार्यकर्ताओं के अंदर जो निराशा थी उसको देखते हुए जोश भरने की कोशिश है। सीएम रिटर्निंग नहीं होंगे, इन्होंने मनोज झा जो कद्दावर नेता हैं आरजेडी के, उन्होंने साफ तौर पर कहा है जहां पर कम अंतर से वोटिंग जो पैटर्न जो है वो चल रहा है वहां से ये जीतेंगे। हमारे एक सहयोगी जो व्यूअर हैं अफसर खालिद, वो पूछ रहे हैं नवादा में क्या कंडीशन है। नवादा की सीट का देखिए, सुबह से नवादा की सीट पर लगातार जो है उठापटक हो रही है। नवादा कभी आगे कभी पीछे। इसी को देखते हुए अब नवादा की सीट का जो करंट रुझान है, जो इलेक्शन कमीशन ने अभी जारी किया है, उसके हिसाब से हम आपको बताते हैं नवादा में, क्योंकि इलेक्शन कमीशन जो अपडेट दे रहा है वो बिल्कुल सटीक और बिल्कुल पक्की अब अपडेट आप तक पहुंचा रहा है। नवादा सीट का सीधा हाल जो आपको बता रहे हैं, कौशल यादव जो हैं जनता दल से, वो 14,710 वोट ले जा चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ इनकी जो मुख्य लड़ाई नजर आ रही है वो राष्ट्रीय जनता दल विभा देवी से आ रही है और वो ले जा चुकी हैं 28,316 वोट। तो आप ये मानकर चलिए। वहीं इंडिपेंडेंट जो हैं सरवन कुमार, वो 23,081 वोट ले जा चुके हैं। तो आप यहाँ पर त्रिकोणीय लड़ाई देखने को मिल रही है सीधे तौर पर, और जनता दल को अब आप बाहर कर दीजिए, क्योंकि सीधी लड़ाई इंडिपेंडेंट और राष्ट्रीय जनता दल के बीच देखने को मिल रही है, जिसमें राष्ट्रीय जनता दल 5,000 की लीड बनाकर चल रहा है। ये है आपकी जो महत्वपूर्ण सीट है नवादा, उसका हाल।
अभी एक बड़ी खबर आ रही है बिहार से। आरजेडी के प्रवक्ता जो है मनोज झा, उन्होंने आरोप लगाया है नीतीश कुमार पर कि जो कम अंतर वाली सीटें सीएम रिटर्निंग ऑफिसर को फोन करके वहां जिताने के लिए कह रहे हैं। अभी अभी आरोप लगाया है। इस बात को लेकर काफी सारा हंगामा खड़ा हो गया है वहां पर, क्योंकि नीतीश कुमार ने, उनका आरोप है कि रिटर्निंग ऑफिसर को फोन करके कहा है कि जो जहां पे कम अंतर वाली सीटें हैं उन्हें जिता दी जाएं, क्योंकि बहुत सारी सीटें, कम से कम 30 से 40 सीटें ऐसी हैं जो 1000, 2000, 500, 200, 300 के आंकड़े से आगे पीछे चल रही हैं। और वहीं अब एक बार फिर पासा पलटता हुआ नीतीश प्लस 127, तेजस्वी 106, अन्य 10 पे पहुंच गई हैं। और तो मनोज झा का ये जो बयान है ये बहुत महत्वपूर्ण बयान है, बहुत बड़ा बयान है कि मनोज झा ने सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार पर सीधे आरोप लगा दिया है। मनोज झा जो कि तेजस्वी यादव के बहुत ही खास नेताओं में से शामिल हैं, उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं उन्हें फ़ोन किए जा रहे हैं नीतीश कुमार द्वारा, और कहा जा रहा है कि जो कम अंतर की सीटें हैं, जो 500-600 से आरजेडी ऊपर चल रही है या नीतीश कुमार उस पर पीछे चल रहे हैं या भाजपा पीछे चल रही है, उन सीटों को सीधे तौर पर जिताया जाए और उन्हें एनडीए के पक्ष में दिखाया जाए। अब मनोज झा ने यह आरोप लगाया है। अब इस आरोप में कितनी सत्यता है ये देखना होगा, लेकिन ये बड़ा आरोप है कि नीतीश कुमार पर आरोप लगने शुरू हो गए हैं कि नीतीश कुमार बेईमानी कराना चाह रहे हैं। ये मनोज झा का सीधे तौर पर कहना है। और जो अफसर साहब हैं वो पूछ रहे हैं गोविंदपुर का सीट का क्या हाल है, क्योंकि गोविंदपुर भी जो है वो लगातार गोविंदपुर की सीट पर जो है जनता दल जो है वो 21,000 वोट के आसपास है। राष्ट्रीय जनता दल जो है वो 42,000 वोट ले चुकी है। लगभग 42,000 वोट का मतलब ये है राष्ट्रीय जनता दल के मोहम्मद कामरान इस सीट को फतेह करने वाले हैं, मतलब जीत दर्ज करने वाले हैं, क्लियर कट, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार पर आरोप लग गए हैं कि वो बेईमानी कराना चाह रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। पॉलिटिकल एक्सप्रेस के साथ आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपको सभी अपडेट पहुँचाते रहेंगे। धन्यवाद।